हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम, स्वागत है आप सभी का द जियो क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। हम लोग कर रहे हैं अपनी सीयूईटी पीजी ज्योग्राफी 2024-25 के लिए अपना फ्री लेक्चर सीरीज, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है और आज हम करने जा रहे हैं रिसोर्सेज ज्योग्राफी। देखो, रिसोर्स ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी साथ साथ चलता है, तो आज जैसे हमने रिसोर्स स्टार्ट किया है तो रिसोर्स होगा, फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी के टर्म्स आएंगे एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी जब खत्म हो जाएगा अम, उसके बाद हम लोग उठाएंगे अपना थॉट का सेशन। तो मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ के एंड तक मेजर चंक ऑफ ये थॉट और ये सारी चीजें मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो सिलेबस के लिए घबराना नहीं है। ठीक, चलो चले। तो हम लोग रिसोर्सेज की बात करते हैं। रिसोर्सेज क्या होता है, किस प्रकार के होते हैं, कैसे उसका बंटवारा किया जाता है, क्या क्या उससे संदर्भित चीजें हैं, ये सारी चीजों को हम लोग आज समझेंगे। आम भाषा में कहा जाए तो सॉरी, देखो, सबसे पहले जिमरमैन आते हैं। जिमरमैन एक भाई साहब है जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स दिया था। कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स इन्होंने कब दिया था? 1933 में दिया था। ठीक है, क्या दिया था? कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स। ओके, अब रिसोर्स के जैसे हम सुनते हैं, रिसोर्स की जब बात आती है तो हम लोगों के दिमाग में बहुत सारे इमेज बन जाते हैं कि ये रिसोर्स होगा, वो रिसोर्स होगा, ये भी रिसोर्स है, वो भी रिसोर्स है। तो रिसोर्स को डिफाइन करने के कुछ क्राइटेरिया है, कुछ चीजें हैं, है ना? लेकिन डेफिनेशन क्या है? तो जो सबसे पहले जिस व्यक्ति ने कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स के बारे में बताया था, हम लोग उसी का डेफिनेशन देखने की कोशिश करेंगे। तो क्या है उसका डेफिनेशन? एक देखो, डेफिनेशन अभी बाद में जब भी आए तुम्हारे सामने, थॉट में भी बहुत सारे डेफिनेशन आएंगे। ठीक है, तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है कि एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस, एक एक फ्रेज जो उसमें यूज हुआ होगा उसको आपको समझना है, क्योंकि वो आपकी बहुत सारी समस्याओं को आगे चल के दूर करेगा। सिर्फ द डेफिनेशन, है ना? असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आए या फिर कुछ उससे एसोसिएटेड कुछ क्वेश्चन आए, वो आपका दूर करने में कौन हेल्प कर सकता है? द डेफिनेशन। तो जिमरमैन क्या कहते हैं? जिमरमैन कहता है द वर्ड रिसोर्स डज नॉट रेफर टू अ थिंग और सब्सटेंस। यानी ये जो संसाधन शब्द है, ये किसी चीज को या किसी पदार्थ को संदर्भित नहीं करता है। यानी कि रिसोर्स कोई चीज या कोई पदार्थ नहीं है। रिसोर्स क्या है? बट अ फंक्शन, ये ध्यान दो, बट अ फंक्शन विच थिंग और सब्सटेंस में परफॉर्म। रिसोर्स क्या है? वो कोई चीज या वो कोई सब्सटेंस जो उस फंक्शन को परफॉर्म करेगा, वो रिसोर्स है। पहली बात तो ये कही। आगे वो क्या कह रहा है? और टू एन ऑपरेशन, या फिर कोई ऐसा ऑपरेशन जिसमें वो पार्ट ले सके। कोई फंक्शन, कोई ऑपरेशन, इस तरह की कोई चीज हो जो कि हमारी वांट को या हमारी जरूरत को पूरी करने में हेल्प कर सके, वो सारी चीजें क्या है? वो रिसोर्स है। चीज रिसोर्स नहीं है, वो जो फंक्शन कर रहा है उसमें जो फंक्शन करने की कैपेबिलिटी है वो रिसोर्स है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? द वर्ड रिसोर्स इन एन एब्स्ट्रैक्शन रिफ्लेक्शन ह्यूमन अप्रेजर रिलेटिंग टू अ फंक्शन और ऑपरेशन। यानी कोई भी पदार्थ का आम शब्दों में जानो तो ये उसकी उपयोगिता को दर्शाता है। जैसे मान लो कि ये पेन है मेरे पास, तो ये पेन एक रिसोर्स नहीं है। दिस पेन इज नॉट अ रिसोर्स। रिसोर्स क्या है? इस पेन से मैं लिखता हूं, तो लिखने की जो मेरी आवश्यकता है, क्योंकि लिखूंगा तो मैं एग्जाम दे सकता हूँ, लिखूंगा तो मैं अपने नोट्स बना सकता हूँ, लिखूंगा तो मैं कुछ और लिख सकता हूँ। लिखना मेरा वांट है, लिखना मेरा जरूरत है। ये पेन क्या कर रहे हैं? उस जरूरत को पूरी करने में हेल्प कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस पेन का फंक्शन है कि वो लिखने में मेरी हेल्प करे। ठीक, जैसे कि मान लो कोयला। कोयला एक रिसोर्स नहीं है। कोयला एक रिसोर्स नहीं है। रिसोर्स क्या है? कोयले से हम लोग क्या कर रहे हैं? कोयला को जलाते हैं, उससे ताप निकलता है, उस ताप से पानी को हीट करते हैं, थर्मल एनर्जी बनाते हैं, एनर्जी का हम लोग उपयोग करते हैं। तो कोयला एक रिसोर्स कब बना? कोयला एक रिसोर्स तब बना तुम्हारा जब कोयले में कोई उपयोगिता आई। अगर पदार्थ में, अगर सब्सटेंस में उपयोगिता ही नहीं है, यूज ही नहीं हो सकता, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कि वो रिसोर्स नहीं है। अब कोई भी चीज तुम अपने अराउंड सोच लो, जैसे कि मान लो, एक ऐसी फालतू का एग्जांपल देते हैं। मान लो कि रोड पे इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है। पत्थर क्या है? पड़ा हुआ है। तुम भी जाते हुए देखते हो, वो भी जाते हुए देखता है, सब देखते हैं कि अरे पत्थर पड़ा हुआ है। पड़ा रहता है पत्थर, कोई उपयोगिता नहीं।
वो तुम्हारे लिए रिसोर्स नहीं है, ठीक है। लेकिन रात को तुम उसी रोड पे जा रहे हो, ठीक है, और दो चोर डकैत किस्म के लोगों ने तुम्हें, गुंडे किस्म के लोगों ने तुम्हें घेर दिया, तुमने वो पत्थर उठाया, उनके सर पे मार दिया। अब ये पत्थर देखो तुम्हारी रिसोर्स बन गया। क्यों 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 उस पत्थर अभी रिसोर्स और दिन में रिसोर्स नहीं था जब तुम उसी रास्ते से जा रहे थे? क्योंकि वो किसी उपयोगिता को, किसी जरूरत को, किसी चीज को पूर्ति नहीं कर रहा था, सेटिस्फाई नहीं कर रहा था कोई नीड को। लेकिन रात में जब तुम्हें चोर मिले तो उस पत्थर ने तुम्हारी जान बचाई, उसको तुमने मारा, फेंक के उसका सर फुट गया, वो उधर भग गया, तुम इधर भग गए। तो क्या हो गया, उसी सब्सटेंस में जो पड़ा हुआ था, जिसमें कोई उपयोगिता नहीं थी, उसको तुमने उपयोग में लिया, अब वो क्या बन गया, रिसोर्स बन गया, ठीक है। तो कोई चीज रिसोर्स नहीं है, उस चीज की जो फंक्शनैलिटी है, उपयोगिता है, वो उसको रिसोर्स बनाते हैं, ठीक है। देखो बहुत इजी शब्दों में ये मैंने तुमको समझाया। आगे चलो। रिसोर्सेस में दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। पहला है उपयोगिता यानी यूटिलिटी, उसका कोई उपयोग है। दूसरा है फंक्शनल एबिलिटी, कार्यात्मक क्षमता। उपयोग तो है, उपयोगिता तो है, बट क्या तुम उसका उपयोग कर पा रहे हो, क्या वो कार्य कर पा रहे हैं? जैसे कि मान लो कि इतने बड़े पत्थर, इतना बड़ा पत्थर पड़ा, अब उपयोगिता तो उसका भी है, उठा के मार दोगे आदमी गिर पड़ेगा, तुम बच जाओगे रात को, लेकिन तुम उठा ही नहीं पाओगे क्योंकि तुम एक्सरसाइज नहीं करते, तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है कि उतने भारी पत्थर को तुम उठा सको। तो उस पत्थर में क्या है, कार्यात्मक क्षमता ही नहीं है, फंक्शनल एबिलिटी ही नहीं है, तो वो रिसोर्स नहीं है। अगर इतना बड़ा पत्थर होता है, इतना बड़ा पत्थर है तो उस पत्थर, दोनों पत्थर से तुम मार सकते हो ना, लेकिन एक को उठा सकते हो, एक को नहीं उठा सकते। तो एक की उपयोगिता और कार्यात्मक क्षमता भी है, दूसरे में कार्यात्मक क्षमता, फंक्शनल एबिलिटी नहीं है। एकदम देखो सड़क की भाषा में तुम्हें सिखा रहा हूँ, एकदम इजी भाषा में कि क्या है, ताकि तुम कभी कंफ्यूज ना होगे रिसोर्स किस, कौन है कौन नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए, फंक्शनल एबिलिटी होना चाहिए एंड यूटिलिटी होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ एक और चीज होनी चाहिए सॉरी, इसके साथ एक और, क्या मैं कहता हूँ, दो और चीजें होनी चाहिए जो एक रिसोर्स को रिसोर्स में बनाए रखते हैं। पहला तुम्हारे पास होना चाहिए टेक्निकल नो हाउ। टेक्निकल नो हाउ मतलब तुम उस चीज का प्रयोग कैसे कर सकते हो, इसकी तकनीक तुम्हें पता है। जैसे मान लो फोन है, फोन के अंदर क्या लगा होता है, फोन के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर चिप होता है, क्या होता है, सिलिकॉन होता है ना। सिलिकॉन तो हर जगह होता है, लेकिन मैंने अपनी तकनीक डेवलप की जिससे कि उस तकनीक का यूज करके मैंने उसको चिप्स में बदल दिए, और उस चिप से मैंने फोन बनाया, लैपटॉप बनाया, ये सारी चीजें बनाई जिससे कि मैं तुमको दिख रहा हूं। तो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, टेक्निकल नो हाउ तुम्हें पता चला, तब कोई रिसोर्स रिसोर्स में बदला। एक और चीज आती है जिसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल वायबिलिटी। फाइनेंशियल वायबिलिटी क्या, कि उस पदार्थ को यूजेबल बनाने में जो पैसा लग रहा है वो ठीक हो, इतना नहीं कि इतना लग जाए कि इंसान बर्बाद हो जाए। जैसे समुद्र में बहुत पानी है ना, समुद्र में बहुत पानी है, पानी की कमी भी है हमारे पास, हम लोग रोते रहते हैं कि अरे पानी बढ़ जाएगा, सब डूब जाएंगे, फिर इधर रोते रहते हैं अरे पानी तो है ही नहीं पीने के लिए दिल्ली में। तो समुद्र के पानी को बदलते हैं, पीने के लायक सबको देंगे, सही बात है, पानी है, उसकी उपयोगिता है, पिया जा सकता है, कार्यात्मक क्षमता है, पहुंचा के पिलाया जा सकता है उसको। टेक्निकल नो हाउ भी है, कुछ कंट्री देखो उसी पानी का यूज करके फसल उगा रहे हैं, इजराइल का आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा, है ना। तो क्या समझे कि टेक्निकल नो हाउ भी है, समुद्र के पानी को हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो इतना कॉस्टली होता है, इतना कॉस्टली होता है कि बहुत सारे देश उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उस तकनीक को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो अगर तकनीक को तुम अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो रिसोर्स रिसोर्स नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। तो इन दोनों चीजों के साथ साथ ये दो चीज भी बहुत जरूरी है कि हमें तकनीक पता हो कि वो काम कैसे करना है, दूसरा फाइनेंशियली वायबल हो कि हाँ हम पैसे दे रहे हैं तो ठीक ठाक पैसे लग रहे हैं, फिर वही कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि कॉस्ट ही इतना लग जा रहा है कि उसका बेनिफिट फिर क्या ही माने, है ना। तो ये चार चीजें रिसोर्स के साथ हमेशा जुड़ा होता है। समझ में आई मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि फाइनेंशियल वायबिलिटी क्या होता है कि हाँ पैसा खर्च करें तो उसका ठीक है,
ये नहीं कि उड़ा दें पैसा, है ना। चलो, अब ये जो रिसोर्स है इनको 2-3 भागों में बांटा जाता है। किस किस बेसिस पे? मूल के आधार पे, तो उसकी ओरिजिन कैसे हो रही है, स्टॉक के हिसाब से, यानी कि भंडार कितना है, कितना अवेलेबल है हमारे पास, और अगला डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। 3 हिसाब से हम लोग अपने रिसोर्स को बांटते हैं। ओके, पहला क्या है? बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक और अबायोटिक, जैविक और अजैविक। जब हम लोग बायोज्योग्राफी कर रहे थे तब भी मैंने जैविक अजैविक बताया था। जैविक कौन सा? जो जिंदा सोर्सेज से आते हैं। अजैविक कौन सा? जो जिंदा सोर्सेज से नहीं आते हैं। अजैविक क्या हुआ? हवा रिसोर्स है, उसमें यूटिलिटी है, सांस लिया जा सकता है, फंक्शनलिटी, हम सांस ले भी लेते हैं, है ना। टेक्निकल नो हाउ है, हमारे नाक को पता है कैसे सांस लेना है, सस्ता है, फाइनेंशियली वायबल है। यही मान लो कि क्या हो जाए कि तुमको 1 लीटर ऑक्सीजन के लिए 1000 देना पड़ जाए, तो बहुत सारे लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे, है ना। तो ये क्या हो गया? एक हमारे पास अबायोटिक रिसोर्स हो गया। बायोटिक रिसोर्स कौन सा? सॉरी, जिसमें जीवन है, लिविंग रिसोर्सेस, ट्रीज, जिसको हम लोग लिविंग रिसोर्स मानते हैं, ट्री जिंदा है, वो लाइफ होती है उसमें। मछलियाँ, ठीक है, बैक्टीरिया जिसका हम लोग यूज करते हैं मेडिसिन बनाने में और अलग अलग चीजें बनाने में, खाने में यूज करते हैं, है ना। तो बेसिस ऑफ ओरिजिन के हिसाब से 2 भागों में बांटा जाता है, बायोटिक रिसोर्स एंड अबायोटिक रिसोर्स, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। ठीक है, आगे चलो। स्टॉक के हिसाब से, स्टॉक क्या होता है कि मेरे पास पेन का बहुत बड़ा स्टॉक है, मतलब बहुत ज्यादा है, मेरा स्टॉक खत्म हो गया। क्या है कि कितना भंडारण है तुम्हारे पास, कितना जमा करके तुमने रखा है। तो उसके बेसिस पे हम लोग रिसोर्स को 2 भागों में बांटते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक, रिन्यूएबल क्या होता है? जो कि हम यूज तो करते जा रहे हैं, वो खत्म भी हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन पर्यावरण में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिससे वो दोबारा बन जाता है। जैसे ऑक्सीजन, लेते रहो सांस, लेते रहो सांस, लेते रहो सांस, कभी खत्म नहीं होगा, है ना। अब क्लाइमेटिक कुछ ऐसा फिनोमिना हो जाए कि बदल जाए तो अलग बात है, लेकिन यूजुअल केस में नहीं होगा। सूर्य की किरणें आती है जिससे प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं हमारे प्लांट्स, वो सूर्य की किरणें खत्म नहीं होंगी, वो आती रहेंगी जब तक सूर्य है, जब तक पृथ्वी है ना। तो वो सारे रिसोर्स जिसका अनलिमिटेड है एक तरह से, वो खत्म नहीं होगा, ठीक है, वो खत्म नहीं होगा, उनको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। बट अगर उसको भी हम गलत तरीके से प्रयोग में लाएं तो उससे हमारा नुकसान हो सकता है। कैसे? मिट्टी तो है, पंजाब में मिट्टी है, मान लो मिट्टी तो है, पंजाब में 100 साल पहले भी थी, अभी भी है, 1000 साल पहले भी थी, मिट्टी पे फसल उगती है। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में हमने HYV सीड्स का प्रयोग करके, हमने बाकी चीजें करके उस मिट्टी से बहुत फसल उगाया, ठीक है। अब क्या होते जा रहा है, वो मिट्टी की इतना यूज हो गया, इतना फर्टिलिटी उसने लॉस कर दी, इतनी चीजें उसमें खराबी आ गई, कब उतनी फसल ही नहीं उग पा रही है। तो मिट्टी तो है, वो रिन्यूएबल रिसोर्स है हमारे पास, लेकिन अब हमने इतने इलॉजिकल तरीके से उसका यूज किया कि अब वो प्रयोग के लायक नहीं बचेगी। जैसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, बारिश होगी तो रिचार्ज होगा, सब कुछ होगा, तुमने ऊपर सड़क बना दी है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज ही नहीं हो रहा है ना। तुम अपने जो इंडस्ट्रीज का पोल्यूशन है नीचे डंप कर दे रहे हो, पानी जहरीला होते जा रहा है, पानी में आर्सेनिक मिल रहा है जो कि पॉइजनस सब्सटेंस है। रिसर्च पढ़ोगे तो बहुत सारे इलाकों के पानी में आर्सेनिक है, कैंसर का एक बहुत बड़ा जन्मदाता। पंजाब से एक ट्रेन चलती है जो कैंसर एक्सप्रेस के नाम से कुछ जानते हैं, इतनी ज्यादा कैंसर के केसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि रिन्यूएबल तो है रिसोर्स, लेकिन अगर तुम उसको गलत तरीके से प्रयोग करोगे तो वो तुम्हारे प्रयोग के लायक बचेगा नहीं, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। अब देखो इसी को समझो, जैसे कि अब इसमें मान लो टाइड्स है हमारे पास, ज्वार भाटा, टाइड से हम लोग एनर्जी बनाते हैं, टरबाइन बनाते हैं, लेकिन 500 साल पहले नहीं बनाते थे, हमें पता ही नहीं था तो तब भी, लेकिन मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तो मैं उससे टाइड से एनर्जी नहीं बना पाता था, है ना। अब बना रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर ली, लेकिन क्या सभी कंट्री बना रहे हैं? नहीं, बहुत सारी कंट्री नहीं बना पा रहे, क्यों? बेचारों के पास पैसा ही नहीं है, फाइनेंशियल वायबल नहीं है, वो अपने हॉस्पिटल के लिए बचाए पैसे, वो अपने हेल्थ केयर सेक्टर में खर्च करे, वो अपने एजुकेशन सेक्टर में खर्च करे, वो इन सब पे खर्च करे, प्रायोरिटी उनको रखनी पड़ेगी। तो ऐसी सारी रिसोर्सेज को हमको देखना पड़ता है। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, गैर नवीकरणीय संसाधन। उसमें क्या होता है? लिमिटेड है भाई, खत्म हो जाएगा एक दिन, लिमिटेड है,
उतना ही है। जैसे पेट्रोलियम, डायनासोर मर गए, डायनासोर और ये सारे जो जीव जंतु थे उनके मर गए, फॉसिल फ्यूल है नहीं ये, मर गए तो उनका बन गया, अब हम खत्म कर देंगे। अब रोज रोज तो डायनासोर मरते नहीं है, जीव जंतु मर के उस स्थिति में पहुंचते नहीं है कि तुमको हर बार अच्छा अच्छा पेट्रोलियम क्रूड ऑयल मिलता रहे। फिर से मान लो दुनिया में कुछ ऐसा होगा, सारे के सारे जो ये जीव जंतु है ये दब जाएंगे, तो करोड़ों साल बाद मिलेगा, लेकिन ये जो अभी पेट्रोल हम लोग यूज कर पा रहे हैं वो तो नहीं होगा यूज, वो तो खत्म। इसको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम 2-3 प्रकार में बांटते हैं। पहला है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस वो रिसोर्स होते हैं जो सब जगह होते हैं, सर्वव्यापी रिसोर्स। इट इज फाउंड एवरीवेयर। इंडिया में रहो तो भी मिलेगा, नाइजीरिया चले जाओ तो भी मिलेगा, यूएसए चले जाओ तो भी मिलेगा, सूर्य की किरण, पानी, इस तरह की चीज यूबिक्विटस जो हर जगह मिल जाए तुमको। लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड वो होता है जो कुछ जगहों पे तुम्हें मिले। ठीक है, जैसे लोकलाइज्ड रिसोर्स कोई भी, जैसे कोयला, कोयला सब जगह नहीं मिलेगा, भारत में मान लो उन्हीं जगहों पे मिलेगा जो छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला भाग है ना, वहां मिलेगा, सब जगह नहीं मिलेगा, उसको कहते हैं लोकलाइज्ड, स्थानीयकृत। इसके अतिरिक्त एक होता है बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, की वो रिसोर्स कितना डेवलप हुआ है उसके हिसाब से हम लोग बांटते हैं। ठीक है, कि डेवलपमेंट के किस स्टेज पे है। जैसे कि एग्जांपल लो, यूरेनियम, यूरेनियम का नाम तुमने सुना है, सॉरी, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है, बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो यूरेनियम तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनने से पहले भी था ना, ओपेनहाइमर आपने मूवी देखी होगी, उससे पहले भी था, लेकिन उससे पहले हम लोग यूज नहीं कर पाते थे, लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, बॉम्ब बना लिया इसका। तो पोटेंशियल रिसोर्स कौन सा होता है? पोटेंशियल रिसोर्स वो होता है जो कि अभी हम यूज नहीं कर पा रहे। ठीक है, अभी हमने उसको ड्रिल नहीं किया है, हमने उसको निकाला नहीं है, अभी उसको प्रयोग नहीं किया है, वो जमीन के अंदर ही है ना। भविष्य में हमें पता है कि वहां है, निकाल लेंगे। जैसे कि हमने स्टडी में देखा था कि कश्मीर वाले क्षेत्र में हमें लिथियम के भंडार मिले हैं, तो भंडार हैं, पोटेंशियल रिसोर्स है, वो यूज हो सकता है। जब हम अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले, हम सारी चीजें कर ले, तो फ्यूचर में जो रिसोर्सेज का यूज हो पाएगा उसको हम लोग पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। अगला क्या है, एक्चुअल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स कौन सा है, जो अभी हमने सर्वे कर लिया है, देख लिया है कितना बाकी है उसमें, कितना है ना, उसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल में रिसोर्स हमारे पास कितना है। अगला है रिजर्व। रिजर्व क्या होता है, आरक्षित। ठीक है, ऐसा रिसोर्स जो कि अभी तो हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन भविष्य मान लो अभी हमने उसको छोड़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी उसको निकालने का महंगा है या कुछ इस तरह का कारण है, हमने उसको छोड़ा हुआ है। ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग आरक्षित रिसोर्स, रिसोर्स कहते हैं। क्योंकि मान लो कि हमने यहाँ पे इतना सारा पेट्रोल मिल गया, तो इसका हम लोग यूज कर रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं, यूज करते जा रहे हैं। इसको हमने कहा इसको बाद में करेंगे, जब ये सब खत्म हो जाएगा तो ये वाले फील्ड को हाथ लगाएंगे, हमें पता है कि वहां है, हमें पता है कि हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, रिजर्व रिसोर्स। उसको हमने रिजर्व रखा हुआ, रिजर्व का क्या मतलब, रिजर्व बैंक, रखा हुआ है चीज, हमें पता है रखा हुआ है। ठीक है, रिजर्व में प्लेयर होता है क्रिकेट विकेट में और बाकी गेम्स में, वो क्या होता है रिजर्व वाला प्लेयर, कि हाँ है, जरूरत पड़ेगी, कुछ हो गया फील्ड पे, 4 लोग घायल हो गए तो उसको हम भेज देंगे, उसको कहते हैं रिजर्व रिसोर्स। स्टॉक रिसोर्स क्या होता है, स्टॉक वो है कि हमें पता है कि है। जैसे अभी हमारे जो माननीय ये सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, कहते रहते हैं हाइड्रोजन फ्यूल वाला कार, हाइड्रोजन फ्यूल वाला कार, कहते रहते हैं ना इंटरव्यू में, लेकिन हाइड्रोजन फ्यूल वाला कार अभी बहुत कम दिखता है। क्यों, हमारे पास उतनी डेवलप्ड टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि हम उसको वायबल बना लें। तो हमारे पास पता है कि स्टॉक, हमारे पास हाइड्रोजन है, वातावरण से निकाल लेंगे, उससे हम लोग गाड़ी चला सकते हैं, ये भी पता है, लेकिन वो इतना महंगा है अभी करना, वो टेक्नोलॉजी इतनी रेयर है कि अभी यूज नहीं हो रहा है। तो ऐसे रिसोर्स को हम लोग कहते हैं स्टॉक रिसोर्स। स्टॉक रिसोर्स, रिजर्व रिसोर्स, एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स, ये 4 प्रकार के सब टाइप इसके हो गए। अगला ये याद रखना, इसको इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ये इसको कहते हैं फैंटम पाइल, सॉरी फैंटम पाइल क्या चीज है, फैंटम पाइल समझो, ये पिज्जा है, ठीक है, ये पिज्जा है, पिज्जा नहीं, डोनट है, डोनट देखा है तुम लोगों ने, मेंदू वड़ा देखा है,
बड़ा जो होता है इसके बीच में होल होता है। तुम कभी नोटिस करना कि उसके अंदर वाला जो सर्कल होता है मेंदू वड़ा का, वो क्या होता है, वो सर्कल छोटा होता है। अगर उस पे उसको ऐसे रख के अपने ऐसे मेंदू वड़ा रखो और अंदर से ऐसे सर्कल मारो तो ये सर्कल छोटा होगा। अब बाहर वाले भाग से उसका सर्कल बनाओ, ये सर्कल बड़ा होगा। होगा, मानते हो? मेंदू वड़ा पता है ना सभी को, होता है गोल सा चीज। डोनट पता होगा जिनको, बाकी लोगों को जिनको ये नहीं पता है, तो कुछ तो ऐसा चीज देखा होगा तुमने। तो अगर इसको रख के तुम डायग्राम बनाओ तो इसके अंदर वाला सर्कल ऐसे आएगा, बाहर वाला सर्कल ऐसे आएगा। ठीक है, ये जो अंदर वाला पार्ट होता है, अंदर वाला सर्कल का हिस्सा किसी और मान लो कि ये तुम्हारे पास रिसोर्स है, ठीक, मान लो कोयला है, अभी तुम उसका इतना यूज कर पा रहे हो, इसको कहते हैं ओरिजिनल पाइल। ये जो अंदर वाला भाग है, ये छोटा है ना, छोटा दिख रहा है तुमको, इसको क्या कहते हैं? ये देखो होवर जो कर रहा है हमारा, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ओरिजिनल पाइल। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे पास इंक की बॉटल है, ठीक है, अब इस इंक की बॉटल्स को मैं अपने फाउंटेन पेन में मान लो 5 बार भर सकता हूँ। ठीक है, तो ये इसका क्या ओरिजिनल पाइल है, ये अंदर वाला भाग। लेकिन मैंने दिमाग लगाया, मैंने टेक्नोलॉजी लगाई कि मैं अपने फाउंटेन पेन में कुछ चेंजेस कर दूं, तो फाउंटेन पेन लिखेगा उतना ही, लेकिन ये इंक को मैं अपने फाउंटेन पेन में उतना ही अच्छा लिखेगा, सब कुछ उतने ही अच्छे से होगा। लेकिन इस फाउंटेन पेन को मैं अपने इसी बॉटल को अपने फाउंटेन पेन में 20 बार भर सकता हूँ। ठीक है, तो 15 बार जो तुम एक्स्ट्रा भर पाओगे, कब? जब कोई तकनीक तुम निकाल लोगे, कोई नया इसमें इनोवेशन कर दोगे कि इतना ही इंक से तुम ज्यादा लिख सको, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फैंटम पाइल। समझ रहे हो? समझ रहे हो? जैसे जो लोग हॉस्टल के मेस में होते हैं उनका समझो, मेस वालों का कॉन्सेप्ट। मेस में क्या होता है? मेस में सब्जी बनती है, सब्जी बांट रहे हैं, आधे पता चला अब सब्जी मान लो 100 किलो बना, 50 किलो लोग खा लेते हैं यूजुअल डे में। एक दिन उनको पता लगा कि मेस में हमारे और 200 लोग आने वाले हैं, उसने क्या कहा, अब सब्जी को तो वो दोबारा बनाएगा नहीं, उसी सब्जी में उसने 200 लीटर पानी मिला दिया और नमक मिला दिया, थोड़ा हल्दी मिला दिया, तो वही थोड़ा सब्जी ज़्यादा सब्जी हो गया। वैसे बेकार एग्जाम्पल है, गलत एग्जाम्पल, लेकिन फिर भी समझो मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। उसी सब्जी को उसने 300 लोगों को खिला दिया जो पहले 100 लोग खाते थे। कैसे? पानी वानी मिला के। अब वही मेस वालों को ऐसा इनोवेशन कर दे, पता ही ना चले, टेस्ट में कुछ चेंज ही ना आए, एकदम टेस्टी लगे, फिर भी सब कुछ अच्छे से रहे, 300 लोग भी खा लें। तो ये जो चेंज हुआ, ओरिजिनली वो 100 लोगों के लिए बना था, लेकिन कुछ तुमने तकनीक लगाई, बुद्धि लगाई और उसको तुमने 300 लोगों को खिला दिया। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? वो जो एक्स्ट्रा 200 लोगों ने खाया वो क्या है? वो फैंटम पाइल। और समझो, 1 किलो कोयला है, 1 किलो कोयला पे तुम्हारे जो इधर गलियों में वो भुट्टा क्या कहते हैं उसको, कॉर्न बेचते हैं, ऐसे रोस्ट करके, अभी ठंडियों में बारिश में बेचते हैं, तो वो 1 किलो कोयले पे 10 कॉर्न को वो भून लेते हैं। ठीक है, तो यह ओरिजिनल रिसोर्स। 1 किलो में कितने को भूना? 10 को। अब उसने दिमाग लगाया कि अगर इसको मैं कवर कर दूं, नीचे से थोड़ा फैन लगा दूं और ऐसे कर दूं, कुछ कर दूं, इसके ऊपर कुछ नमक छिड़क दूं, तो क्या होगा? इतने ही 1 किलो कोयले से मैं 20 केजी कॉर्न को रोस्ट कर सकता हूँ। बढ़ गया ना? सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्स ने तुम्हारी ज्यादा नीड पूरी की। क्यों? क्योंकि तुमने कुछ टेक्नोलॉजी का यूज किया। तो ये अंदर वाला भाग है ओरिजिनल, बाहर वाला भाग है फैंटम पाइल। मतलब एक ही रिसोर्स का देखो 2 भाग है, एक छोटा यूज जब तुमको नहीं आता है, एक बड़ा यूज जब तुमको आ गया। ठीक है, तो जो बाहर वाला बड़ा यूज होगा उसी सब्सटेंस का, उसको हम लोग कहते हैं फैंटम पाइल। समझ में? और ये जो इधर पिज्जा का स्लाइस मैंने खाया हुआ है, ये वो रिसोर्स है जो कि तुमने यूज कर लिया है। अब ये इतना ही बचा हुआ, ये यूज्ड रिसोर्स है, ये इतना ही बचा हुआ रिसोर्स है। सॉरी, समझ गए? तो ये थी रिसोर्स से संबंधित कुछ बातें। हमारे सिलेबस में 3 रिसोर्स के बारे में बेसिकली बताया गया है। वाटर रिसोर्स जो सिलेबस में लिख दिया है, वाटर रिसोर्स, सॉइल रिसोर्स और फॉरेस्ट रिसोर्स। तो इसमें देखो वाटर रिसोर्स में क्या, वही है जो हमने हाइड्रोग्राफी में किया था कि पानी बहता है, नदी में इतना है, समुद्र में इतना है, वाटर पॉल्यूशन। सॉइल में क्या है? सॉइल देख लो, सॉइल में क्या है? मृदा संसाधन क्या होता है, सॉइल अभी हम लोग करेंगे। और फॉरेस्ट रिसोर्स में आएगा, फॉरेस्ट रिसोर्स में इंडिया जब कर रहा हूँ ना तभी बताऊंगा, आज ये इसको रैप करते हैं, कल से इकोनॉमिक ही शुरू करेंगे। तो फॉरेस्ट रिसोर्स में क्या कहते हैं? ग्लोबल जो फॉरेस्ट है हमारा, एल्पाइन फॉरेस्ट, माउंटेन, ये सब, और इंडिया का जो फॉरेस्ट है उसके बारे में थोड़ी जानकारी जुटाते हैं। ठीक है,
वैसे अगर आपको याद हो तो बायो ज्योग्राफी में जब बायोम्स किए थे तो उसमें मैंने भी कुछ बायोम्स बताया था। अगर वो बायोम्स को आप अच्छे से याद कर लो, उसको अच्छे से समझ लो, तो फॉरेस्ट वाला काम आप मोर और लेस पूरा कर लोगे अपना। ठीक है, चलो सॉइल समझते हैं। देखो सॉइल क्या होता है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। ये क्रस्ट मेंटल कोर जानते हो, ऊपर हमारा क्रस्ट होता है। क्रस्ट का जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होता है, जिसमें जो हमारे रॉक डिसइंटीग्रेशन हुआ, जो रॉक के टूटे फूटे पदार्थ हैं वो, और उसमें जो मिनरल्स मिल गए हैं, पत्ते वत्ते, ऑर्गेनिक मैटर, ये सारी चीजें मिलके ऊपर वाला एक सुंदर सा लेयर बनता है, जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव है। बायोलॉजिकली एक्टिव मतलब क्या, उसमें बायोलॉजिकल प्रक्रियाएं हो सकती हैं। उसमें वर्म का ग्रोथ हो सकता है, उसमें प्लांट का ग्रोथ हो सकता है, उसमें ह्यूमन का ग्रोथ हो सकता है ना। तो दिस टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट इज कॉल्ड सॉइल। रॉक और सॉइल में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, रॉक क्या है, चट्टान है। सॉइल क्या है, टॉप मोस्ट लेयर है। चट्टानों के टूटने से उसमें इनऑर्गेनिक जो चट्टान है वो टूटा, उसमें ह्यूमस ऐड हुआ, मतलब बायोलॉजिकली जो पत्ते वत्ते, कीड़े मकोड़े के मृत शरीर और ये सारी चीजें, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन, पोटेशियम, हाइड्रोजन, एनपीके, यूरिया, ये सारी चीजें ऐड हुई। तो ऊपर वाला एक लेयर बन गया पृथ्वी का, जिसपे बायोलॉजिकल प्रक्रिया हो सकती है, जैविक प्रक्रियाएं हो सकती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको सॉइल कहते हैं। रॉक क्या होता है, चट्टान होता है। सॉइल हमेशा टॉप मोस्ट लेयर होता है। ठीक है, चलो, जब सॉइल की बात करते हो तो ये कुछ लेयर होता है, OAEBCR, OAEBCR। ठीक है, ABCD ऐसे नहीं है। नीचे से हम लोग याद करना शुरू करते हैं। सॉइल के जब तुम सबसे नीचे लेयर में जाओगे, तुमको रॉक मिलेगा, बेड रॉक। बेड रॉक मतलब वो चट्टान जिसके ऊपर ये मिट्टी डेवलप होना शुरू हुआ है। ठीक है, तो जो बेड रॉक वाला लेयर है, रॉक, बेड रॉक, उसको हम लोग कहते हैं आर। ठीक है, आर लेयर कौन सा है, सबसे नीचे जो पेरेंट रॉक है, पेरेंट रॉक मतलब जिससे ये मिट्टी बना होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेड रॉक कहते हैं। इसको किस अक्षर से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, आर के ऊपर होता है सी लेयर। सी लेयर मतलब पेरेंट रॉक, यानी बेड रॉक का जो डिसइंटीग्रेटेड भाग है। डिसइंटीग्रेटेड भाग मतलब क्या होता है, डिसइंटीग्रेटेड भाग मतलब ये जो अंदर वाला रॉक है, उसके टूटने फूटने से, वेदरिंग होने से उसके ऊपर की एक लेयर बनी, उसको हम लोग कहते हैं पेरेंट रॉक। ये जो सारा रॉक बना हुआ है, हमारा सॉइल बना हुआ है, ये पेरेंट रॉक के बाद ही बनता है। पेरेंट रॉक का फर्दर वेदरिंग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग पेरेंट रॉक कहते हैं। ठीक है, नीचे का दो लेयर पता लग गया। सबसे नीचे क्या है, आर, उसके ऊपर सी। आर क्या है, बेड रॉक है, आर के ऊपर सी है, पेरेंट रॉक। दो याद हुआ, अब ऊपर से आओ। सबसे ऊपर वाला जो मिट्टी का परत होता है, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक लेयर, उसको ओ से डिनोट करते हैं, ओ से ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक लेयर कौन सा होता है, देखो ये मिट्टी है, इसमें पत्ते गिरते हैं, कीड़े मकोड़े देखे होगा, अर्थ फॉर्म चलते रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसमें ह्यूमस की जो मात्रा है, ह्यूमस का मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल की जो मात्रा है, वो जमा रहती है। तो जो टॉप मोस्ट लेयर जिसमें ह्यूमस पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक लेयर। ऑर्गेनिक लेयर के जस्ट नीचे मिनरल लेयर होता है, जिसको कहते हैं टॉप सॉइल। मिनरल क्या, देखो ये पूरा है तो मिनरल वाला है, लेकिन ऊपर ये पत्ते गिरे होंगे, ये अर्थ फॉर्म आया होगा और सबने आया होगा, तो इसमें ह्यूमस ऐड कर दिया है। तो ये ऊपर वाला भाग जो है, उसको हम लोग ह्यूमस लेयर कहते हैं। उसके नीचे वाले भाग को हम लोग टॉप मोस्ट सॉइल कहते हैं, जिसमें मिनरल्स और ह्यूमस दोनों ही पाया जाता है। अब देखो, इसमें बारिश हुई होगी, बारिश के कारण क्या होगा, ये मिनरल्स नीचे गए होंगे, पोर किया होगा, मिनरल सॉल्ट ये सारे नीचे चले गए होंगे। ठीक है, तो ए लेयर के नीचे होता है ई लेयर, जिसको कहते हैं हम लोग यूलुविएशन लेयर। इसमें लीस्ड मिनरल होता है। ये बारिश हुई होगी, पानी बहा होगा, तो इसमें से जो मिनरल था टॉप सॉइल में से, ऑर्गेनिक मैटर में से, इसके जो मिनरल्स हैं वो पानी के साथ घुल के नीचे जाने लग गए। ठीक है, तो पानी के साथ घुल के जब नीचे जाने लग गए, तो सबसे ऊपर लेयर एक बनाई, जिसको हम लोग लीस्ट मिनरल या ऑर्गेनिक मैटर का वो कहते हैं। क्यों, क्योंकि देखो दो चीजें बताता हूं, नमक है और रेत है। नमक है और रेत है, पानी में तुमने घोला, ऊपर से ऐसे
ढलान पे बहाया, तो सबसे पहले क्या जमा होगा? सबसे पहले क्या जमा होगा? सबसे पहले जमा होगा तुम्हारा रेत, क्योंकि नमक तो घुला हुआ है। नमक कहाँ जमा होगा? जब वो सूख जाएगा पानी, जब कुछ ऐसा हो जाएगा तब नमक जमा होगा। उसी तरह से इसमें होता है, ठीक है। ऊपर वाले लेयर जो होता है इल्यूविएशन लेयर, उसमें मूल रूप से लीज्ड कुछ मिनरल्स होते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल भी होते हैं। उसके नीचे होता है सब सॉइल, जिसको हम लोग कहते हैं बी सॉइल। बी को क्या कहते हैं? सब सॉइल। सब सॉइल का लेयर जो होता है उसमें मिनरल्स और सॉल्ट दोनों कंटेंट जमा होते हैं, ठीक है। अब इस सब सॉइल के नीचे ये मिनरल और सॉल्ट नहीं जा सकता, क्योंकि पोरोसिटी क्या होता है कि ये रॉक्स के अंदर का जो ये गैप होता है, इसको पोरोसिटी कहते हैं, जिसमें पानी अंदर रिश्ता है। पेरेंट रॉक से नीचे पानी रिश्ता नहीं है इन मूल केसेस में। इसीलिए तुम्हें पेरेंट रॉक और बेड रॉक के बीच में यहाँ पे कहीं एक्वीफर्स मिलते हैं। एक्वीफर क्या होता है? ग्राउंड वाटर जहां जमा हो रहा होगा, ग्राउंड वाटर यहाँ मिलना शुरू होता है, ठीक है। ये ग्राउंड वाटर का जोन होता है। तो ऊपर से नीचे जब तुम अपने टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द मिट्टी मृदा में जाओगे तो तुमको क्या मिलता है? सबसे ऊपर मिलता है OAE। OA क्या है? मिट्टी है, ऑर्गेनिक लेयर और टॉप सॉइल। उसके नीचे कौन सा है? जो घुल के रिस रिस के मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर नीचे जाता है। तो पहला होता है ई, इल्यूविएशन। अगला होता है सब सॉइल, बी। बी के नीचे क्या होता है? सी, पेरेंट रॉक। और सी के नीचे क्या होता है? बेड रॉक, आर। तो ये याद रखना। देखो, पहले मैंने किसी को एक बार कहा था कि याद मत रखना, जरूरत नहीं है, बट रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन देखो आया हुआ है तो हम क्यों छोड़ें, है ना। जो भी क्वेश्चन आया होगा वो तो हम करेंगे, छोड़ना नहीं है ना। अब कोई चीज़ मैं बोल देता हूँ कि ये नहीं करना है, फिर मुझे लगता है अरे ये तो छूट गया, तो वो सारी चीज़ें मैं नोट करके रखता हूँ। बाद की क्लास में कभी MCQ करवाते हुए, कुछ करवाते हुए मैं करवाऊंगा, छोड़ेंगे कुछ नहीं, रिस्क नहीं लेने का है अपन को। तो ये होता है सॉइल। अब सॉइल अलग अलग प्रकार से होते हैं। तुमने सुना होगा जलोढ़ मिट्टी, ये मिट्टी, वो मिट्टी, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पहला देखो, अब 3 चीजें रखना: सैंड, सिल्ट और क्ले। रेत, सिल्ट को क्या कहें, 3 चीजें याद रखना: सैंड, सिल्ट और क्ले। ये एक ट्रायंगल है। ये एक क्या है? ट्रायंगल। यहाँ पे होता है सैंड, यहाँ पे होता है सिल्ट, यहाँ पे होता है क्ले। सारी मिट्टी इस ट्रायंगल में ही घूमती है। सैंड क्या होता है? बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे बड़े पार्टिकल्स। जब पार्टिकल्स बड़े होते हैं तो इसके अंदर पानी के रिसने की जो संभावना होती है वो ज्यादा होती है। क्यों? क्या कहेंगे इसको, इंटर पार्टिकल जो गैप है, यानी कि ये एक रेत का पार्टिकल, ये एक रेत का पार्टिकल माइक्रोस्कोप के नीचे, इसके अंदर जो ये गैप है, गैप ये होता है थोड़ा ज्यादा एज कंपेयर टू अदर्स, तो पानी इजिली नीचे जा सकता है, ठीक है। ये क्या होता है? सैंड। अगला होता है सिल्ट। सिल्ट क्या होता है? इससे थोड़े छोटे पार्टिकल्स होते हैं। किससे छोटे पार्टिकल? सैंड से थोड़े छोटे पार्टिकल। तो उसके अंदर जो गैप्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में गैप, वो भी कम होते हैं, तो पानी धीरे धीरे नीचे जाता है, ठीक है। अगला होता है क्ले। क्ले में बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो पार्टिकल जब बहुत छोटे होंगे तो पानी और रिसेगा धीरे धीरे, ये याद रखना। तो सबसे ज्यादा पोरोसिटी किसकी होगी? सबसे ज्यादा पानी किसमें से रिस पाएगा? जिसमें रेत की मात्रा ज्यादा होगी। और किसमें सबसे धीरे धीरे जाएगा? क्ले। अब इसको देखो, रेगिस्तान में, अगर रेगिस्तान में तुम एक बाल्टी पानी लेके ऐसे गिरा दो तो तुरंत पानी गायब हो जाता है, नीचे चला जाता है, ठीक है। वही गंगा के तट पे या ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे तुम्हें क्लेई मिट्टी मिल रहा हो, अपने खेत में तुम पानी डालो, धीरे धीरे नीचे जाएगा, जमा हो जाता है। तुमने देखा होगा ना कि जब हम लोग खेती करते हैं तो अपने पंप को ऑन करके खेतों में पानी भर देते हैं, वो 2-3 दिन तक पानी जमा ही रहता है। जाके राजस्थान में करो, राजस्थान के रेगिस्तान में जाके एक बाल्टी एक पंप पानी भरो, तुरंत गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेत के अंदर जो गैप्स हैं वो पानी को रिसने देता है, क्ले रिसने नहीं देता है। तो जिस भी सॉइल में सैंड ज्यादा होगा, सैंडी होगा, उसमें क्या होगा? पानी तेजी से रिसेगा, पानी जमा नहीं होगा। तो कैसे प्लांट्स को बढ़ाने के लिए उसका यूज किया जा सकता है? जिसमें हम लोग कैसे प्लांट को ग्रो कर सकते हैं? जिसको पानी की कम आवश्यकता हो।
वैसे अगर जो ऐसा चीज तुमको उगाना है जिसमें पानी की ज्यादा आवश्यकता हो, तो तुम कौन सी मिट्टी यूज करोगे? क्लेई मिट्टी यूज करोगे। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी पानी को होल्ड कर सकता है। दैट सॉइल कैन होल्ड द वाटर। ठीक है, तो सैंड, क्ले एंड सिल्ट, समझ गए। अगली है लोमी मिट्टी। लोमी मिट्टी क्या होता है? देखो पहले सैंडी मिट्टी, सैंडी मिट्टी सैंड का बना होता है। लोमी मिट्टी में क्या होता है? इक्वल सैंड और क्ले होता है। सैंड और क्ले की मात्रा इक्वल होता है। ठीक है, ये सफिशिएंट वाटर को होल्ड कर सकता है। इसमें ह्यूमस भी होता है। ये प्लांट्स के लिए भी अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें सैंड भी है, यानी पानी इतना भी नहीं कि जमा हो गया और सड़ने लग गया, ऐसा भी नहीं होता। और क्ले भी है, तो जितना पानी चाहिए प्लांट को उतना वो होल्ड भी करता है मिट्टी। ठीक है, इसको कहते हैं लोमी सॉइल, दोमट मिट्टी। दो मट मिट्टी, सैंड और क्ले। ठीक है, नेक्स्ट देखो एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या होता है? लोमी मिट्टी एक तरह की होती है। एलुवियल सॉइल वो मिट्टी होती है जो ये नदियां बहती हैं, नदियां अपने साथ वो इरोजन करते हुए आती है, तो नदियां जो मिट्टी जमा करता है उसको हम लोग एलुवियल मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी, जल से बनी हुई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, एलुवियल मिट्टी कहते हैं। एलुवियल मिट्टी जो होता है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है क्योंकि उसमें क्लेई मात्रा और ह्यूमस की मात्रा दोनों अधिक होता है। ह्यूमस क्या? बायोलॉजिकल सब्सटेंस। ठीक है, तो जितना भी आप राइस, वीट, ये उत्तर प्रदेश के मैदान, कोलकाता, वेस्ट बंगाल के मैदान, जितने ये मैदानी इलाके हैं जहाँ पे एलुवियल सॉइल है, ये कृषि की दृष्टि से सबसे अच्छे हैं। अगला कौन सा है? अगला है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल ब्लैक क्यों होता है? एक तो इसमें डेड ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत अच्छा होता है, क्ले बहुत अच्छा होता है, इसमें आयरन और मैग्नीशियम दोनों पाए जाते हैं, और ये इसका जो बेड रॉक है, ठीक है, जो इसका पेरेंट रॉक है, वो इग्नियस सॉइल, इग्नियस रॉक्स का स्ट्रक्चर होता है, ग्रेनाइट वगैरह से ये बनता है। तो इसको ब्लैक सॉइल, ये ब्लैकिश इन कलर होता है। ठीक है, आयरन मैग्नीशियम इसमें देखने को मिलता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको ब्लैक सॉइल को एक अलग नाम से भी जाना जाता है, जो तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ, बहुत बार सुना होगा तुम लोगों ने। ठीक, ये जो मिट्टी है ये कॉटन एंड शुगर केन कल्टीवेशन के लिए, यानी कॉटन जानते ही हो ना, रुई, कपास, कपास की खेती और गन्ने की खेती के लिए बहुत सर्वोत्तम माना गया है द ब्लैक सॉइल को। नेक्स्ट कौन सा है? लाल मिट्टी। देखो कोई भी चीज लाल तब होती है, वो सैंड के केस में भी मैंने तुमने बताया था कि रेड सैंड कब होता है? जब आयरन ऑक्साइड ज्यादा होता है ना। उसी तरह मिट्टी रेड कब होती है? जब आयरन ऑक्साइड ज्यादा होता है। तो आयरन ऑक्साइड जब ज्यादा होगा मिट्टी में तो उसमें उसको रेड सॉइल कहते हैं। जब आयरन ऑक्साइड ज्यादा होता है तो ह्यूमस की मात्रा मिट्टी में कम हो जाती है, तो उर्वरता जो इसकी है, उपजाऊ शक्ति जो है रेड सॉइल की, वो कंपैरेटिवली कम होती है। तो इसमें हमें मैन्योर वगैरह, फर्टिलाइजर डालना पड़ता है। नेक्स्ट कौन सा? डेजर्ट सॉइल, रेगिस्तानी मिट्टी, जाहिर सी बात है जिसमें सैंड बहुत ज्यादा हो, पानी को होल्ड ना कर सके। माउंटेन मिट्टी, माउंटेन में बहुत ज्यादा। माउंटेन मिट्टी की विशेषता ये है कि इसमें ह्यूमस बहुत मिलता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम है। तुमने देखा होगा पहाड़ी ढलानों पे कितने पेड़ होते हैं, ह्यूमंस जा भी नहीं सकते। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स में उसमें पानी बहा होगा, नदियां बही होंगी, तो ये सारी चीजें हुई होंगी, है ना। तो माउंटेन जो पहाड़ों पे मिट्टी पाया जाता है उसमें ह्यूमस ज्यादा होता है, इसलिए प्रोडक्टिविटी ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल भी एक सॉइल है जिसमें न्यूट्रिएंट्स तो बहुत होता है लेकिन ह्यूमस नहीं होता है। न्यूट्रिएंट इसमें होता है लेकिन इसमें ह्यूमस नहीं होता है, इसमें एसिडिटी ज्यादा होती है, इसीलिए इसको नॉर्मल जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें यूज नहीं किया जाता है। इस सॉइल में टी, कॉफी, कोकोनट, ये सारी चीजें अच्छे से वैसे ग्रो हो जाती है, लेकिन बाकी चीजें इसमें ग्रो नहीं कर पाती हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ह्यूमस नहीं होता है। नेक्स्ट ये एक छोटा सा मैप है जिसमें कि भारत में कहाँ पे कौन सी मिट्टी पाती है। देखो ये गंगा सतलुज का मैदान है, इसमें तुमको एलुवियल सॉइल ज़्यादा मिलती है। ये फॉरेस्ट वाला इलाका है, यहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल मिलता है। ये डेजर्ट है, एरिड सॉइल। ये दक्षिण वाला भाग है, इसमें ब्लैक सॉइल मिलता है। लावा फॉर्मेशन से ब्लैक सॉइल हमारा बना हुआ है, ग्रेनिटिक होता है। लेटराइट सॉइल ये कुछ इस भागों में पाया जाता है। रेड एंड येलो सॉइल ये हमारे छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला जो ये इलाका है उसमें बहुत पाया जाता है। तो ये हमारा मैप ऑफ इंडिया है, एक बार इसको आप देख लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का रिसोर्स का क्लास। देखो फिर मैं कहूँगा फॉरेस्ट रिसोर्स, और परेशान मत होना कि इसमें ये सब लिखते हैं सिलेबस में। सिलेबस बहुत गंदा बनाते हैं ये लोग, बहुत गंदा सिलेबस बनाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं सिलेबस से ज़्यादा ही पढ़ाऊंगा, इस बात के लिए तुम लोग एकदम निश्चिंत रहो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो अच्छे से। देखो जो MCQ सेशन है, आई डोंट नो क्यों
थोड़े सिस्टम्स के इशू लगातार हो रहे हैं एंड मैं भी थोड़ा टाइम बिजी चल रहा है। तो जो MCQ वाला सेशन है वो मैं सैटरडे को वीकली MCQ लूँगा तुम लोगों का, अपकमिंग सैटरडे को। एंड नेक्स्ट वीक से फिर 10 बजे 10 MCQ जो अपना सीरीज़ है वो नेक्स्ट वीक से हम लोग अच्छे से स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। क्योंकि हो क्या रहा है, क्योंकि मेरे को भी बहुत सारी चीज़ों में भी इन्वॉल्वमेंट है, तो जिसके कारण उसके लिए टाइम नहीं निकल पा रहा है। अब ऐसा क्वेश्चन दे देना जो कोई वो नहीं है, ले तो क्वेश्चन भी तो बनाने पड़ते हैं। 1 मैन आर्मी में हूँ, सारे PPT और ये सारी चीज़ें मैं खुद से ही कर रहा हूँ, है ना। तो थोड़ा आप लोग भी उसमें कोऑपरेट कीजिए। घबराना नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, करेंगे हम लोग, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी तो लगातार भी अगर 2-4 घंटे हमको ये MCQ करवाना पड़ेगा तो हम करवाएंगे। आई एम ऑल देयर फॉर यू, ठीक है। लेकिन जो लोग टेस्ट एंड मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, 1-to-1 अटेंशन चाहते हैं, कन्फ्यूजन्स बहुत होता है तो वो लोग पूछना चाहते हैं, और आपको पता है कि जो टेस्ट एंड मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें 1400+ MCQ अलग से हम लोग कर रहे हैं, जो कि स्पेशली प्रिपेयर्ड बाय मी हैं। अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पर्सनल मेंटरशिप एंड ये क्वेश्चन सॉल्व करने चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन द टेस्ट एंड मेंटरशिप प्रोग्राम एट द कॉस्ट ऑफ 999। लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड टॉप कमेंट सब जगह है। ये वेबसाइट आपके लिए बहुत उपयोगी है, www.thegeoclass.com। इस पे आप आस्क मी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं वहाँ जाके, बहुत सारी डिटेल्स उस पर अवेलेबल है, तो यू कैन चेक। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। शेयर तो करो कम से कम यार, बहुत सारे लोगों के बीच में हमें पहुँचना है, क्योंकि सबको तैयारी करवानी है अच्छी, है ना। चलो, थैंक यू सो मच, लाइक कर देना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।